हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स कि 2-3 वीडियो के बाद आपसे कोई अमाउंट चार्ज करें या कोई कूपन कोड के लिए चार्ज करें। यहाँ मिलती है एकदम फ्री एजुकेशन ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर पाएँ। सो स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर मुस्कान, आपकी बायोटेक्नोलॉजी ट्यूटर, और आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए कंप्लीट चैप्टर रिविजन हमारे चैप्टर 7 बेसिक प्रोसेसेस का, जो आता है हमारी यूनिट नंबर 3 के अंडर जेनेटिक प्रिंसिपल्स एंड मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस। सो स्टूडेंट्स, बाय नाउ हम पूरा कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो बाय वीडियो या कह सकते हो टॉपिक वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको सब कुछ एक ब्रश अप करना है या एक कंप्लीट रिवीजन चाहिए तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, एंड इससे आपके सारे कंसेप्ट्स बेसिक से लेके डिफ़िकल्ट चीज़ों तक क्लियर हो जाएंगे कि ये चैप्टर बेसिक प्रोसेसेस क्या है। सो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना सबसे पहली चीज़ के साथ, जो है डीएनए का मॉडल। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे दो क्यूट से लोग हैं जिनका नाम क्या है, जेम्स वॉटसन एंड हमारा फ्रांसिस क्रिक। एंड वॉटसन एंड क्रिक का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या कहा था, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमें दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, हमारा जो डीएनए होता है वो कैसा रहता है, वो 2 स्ट्रैंड्स में रहता है, वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर में रहता है, एंड उसके जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। तो पहले हम डीएनए को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप डीएनए का मॉडल समझ पाओ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, डीएनए कहाँ से मिला हमें, तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस। क्या है ये है हमारा न्यूक्लियस। एंड इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस होता है। एंड इनिशियली डीएनए जो रहता है वो कैसे फॉर्म में रहता है, वो एक क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है। कैसे रहता है, एक क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है। लेटर ऑन वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनता है। लेटर ऑन वो कंडेंस होके कैसा बना, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। तो ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं इनके अंदर क्या मिलता है हमें, डीएनए मिलता है, जो क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहां मुझे क्या मिला, इसके अंदर मुझे इसके अंदर मिला डीएनए। तो ये रहा मेरा डीएनए। नाउ ये जो डीएनए है, अगर मैं इसको एक सेपरेट यूनिट की तरह देखूं तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसी में ही क्या मिलते हैं हमें, इसी में ही हमें मिलते हैं जीन्स। क्या मिलते हैं, जीन्स। तो ये रहा मेरा सपोज जीन ए, यहाँ जीन फॉर बी, एंड ये रहे जीन्स। ठीक है, ये रहा जीन सी। तो ये जो डीएनए है इसमें सेगमेंट्स होते हैं जो ट्रेट्स कैरी करते हैं, जो है हमारे जीन्स। तो इनिशियली हमें कहाँ से मिला, ये है मेरा न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ सेल। ये कंप्लीट एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। नाउ इस न्यूक्लियस के अंदर इनिशियली हमारा जो क्रोमैटिक मटेरियल रहता है, जो जेनेटिक मटेरियल रहता है, वो कंडेंस नहीं रहता, वो एक क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में रहता है। तो ये इनिशियली कैसा रहता है, एक नेटवर्क के फॉर्म में रहता है। लेटर ऑन आफ्टर सेल डिवीजन ये बनता है क्रोमोसोम। इसी क्रोमोसोम पे डीएनए मिलता है हमें। उस डीएनए के अंदर सेगमेंट्स होते हैं जो ट्रेट्स को कोड करते हैं। इतना क्लियर है आपको। अब ये जो डीएनए रहता है ये किससे बना रहता है, तो ये न्यूक्लिक एसिड से बना रहता है। अब डीएनए को देख लेते हैं। इतना आपको क्लियर होगा कि ये डीएनए कहाँ है, कैसा है एंड कैसे मिला। अब स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए है ये किससे बना है, न्यूक्लिक एसिड से बना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डीएनए रहता है उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट रहती है वो कौन सी है, डीएनए, एंड इट स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसके अंदर जो शुगर मिलेगी वो मुझे कैसे मिलेगी, मुझे राइबोस शुगर मिलेगी, लेकिन डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो यहाँ पे जो शुगर है वो कैसी है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। इतना क्लियर है। डीएनए में कौन सी मिली मुझे, डीऑक्सीराइबोस शुगर।
और क्या रहते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेसिस। क्या रहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। वो कौन से होते हैं जल्दी बताओ, कौन से होते हैं वो? प्यूरीन्स एंड पायरोमिडीन्स। वेरी गुड, तो यहां मैं लिख देती हूं प्यूरीन्स एंड पायरोमिडीन्स। अब बताओ प्यूरीन्स कौन से होते हैं? तो प्यूरीन्स होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। कौन से होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड पायरोमिडीन्स कौन से होते हैं? साइटोसिन एंड थायमीन। वेरी गुड, तो यहां हो गए हमारे साइटोसिन एंड थायमीन। तो ये हमें क्लियर है कि हमारे डीएनए में शुगर है। वो शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। नाउ वी नो नाइट्रोजनस बेसिस है कौन से? दो तरीके के, प्यूरीन्स एंड पायरोमिडीन्स। प्यूरीन्स कौन से हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड पायरोमिडीन्स कौन से हैं? साइटोसिन एंड थायमीन। इसको याद करने के लिए अगर आपको एक ट्रिक चाहिए तो उसकी ट्रिक है AGCT मारो। क्या है? AGCT मारो। ऐसे हर किसी को सीटी नहीं मारना, ओनली AG को मारना है, ठीक है? तो AG स्टैंड्स फॉर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन। नाउ एडेनोसिन और AG जो है हमारे वो क्या है? प्यूरीन्स। एंड CT क्या है हमारे? पायरोमिडीन्स। तो AGCT मारो से आप याद कर सकते हो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस। अब स्टूडेंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस के बीच की बॉन्ड है वो कैसी बॉन्ड है? वो है हमारी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कैसी है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो मैं यहां लिख दूं, ये है हमारी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कैसी बॉन्ड है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो शुगर एंड नाइट्रोजनस मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो ये मिलके क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। तो यहां लिख देती हूं न्यूक्लियोसाइड। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड इज डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। एंड इनके बीच की जो बॉन्ड है वो क्या है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इतना क्लियर है? अब बच्चों तीसरी जो चीज आती है वो है हमारे फॉस्फेट। क्या आते हैं? फॉस्फेट। नाउ फॉस्फेट और नाइट्रोजनस के बीच की जो बॉन्ड है वो कैसी है? नाम में लिखा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इनके बीच में कैसी बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहां मैं लिख दूं इनके बीच में कैसी बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उनके बीच में कैसी थी? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट के बीच में कैसी बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब बच्चों बताओ शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस मिलके क्या बने हमारे? हमारे न्यूक्लियोसाइड्स। क्या बने? न्यूक्लियोसाइड्स। अब इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फेट ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो यहां बन गया न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड ऑफ, तो न्यूक्लियोसाइड दैट इज शुगर, हमारा नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो इन तीनों चीजों को जब हम मिला देते हैं तो क्या मिलता है मुझे? न्यूक्लियोटाइड। तो जो हमारा डीएनए है वो कंपोज किससे हुआ? एक शुगर कंपोनेंट, एक नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एंड शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इतना क्लियर है आपको? तो ये है बेसिक हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक ने क्या मॉडल दिया था। ठीक है,
इतना क्लियर है आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक फटाफट ब्रश अप करने के लिए ये बहुत अच्छा है। एंड मोमेंट पे जब भी कंफ्यूजन हो इस चार्ट को देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब हम देखते हैं हमारे वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का कैसा मॉडल दिया था। तो वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले कहा था कि डीएनए कैसा रहता है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर है हमारा डीएनए, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब इस डीएनए के स्ट्रक्चर में उन्होंने कहा था कि हमारी बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, ठीक है, तो यहां आ गए मेरे नाइट्रोजनस बेसिस, ये रहे मेरे नाइट्रोजनस बेसिस जो हेलिक्स के बीच में रहते हैं, जो कैसे रहते हैं, हेलिक्स के बीच में रहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये रहते हैं मेरे हेलिक्स के बीच पे। अब उन्होंने कहा था कि हमारा जो डीएनए के स्ट्रैंड्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, एंटी पैरेलल। तो क्या कहा था उन्होंने कि स्ट्रैंड्स जो रहते हैं वो रहते हैं एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स का क्या मतलब हुआ, अगर ये स्ट्रैंड 3 प्राइम है तो ये वाला होगा 5 प्राइम, ये अगर 5 प्राइम है तो ये होगा 3 प्राइम। तो ये कहा था उन्होंने जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो कैसे हैं, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब और उन्होंने क्या कहा था कि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है इन दोनों के बीच में अगर बॉन्डिंग देखो तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां मैं लिख दूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब उन्होंने कहा था कि साइटोसिन हमेशा किससे बाइंड करता है, ग्वानिन से, एंड एडेनोसिन किससे बाइंड करता है, थायमीन से। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एडेनोसिन एंड थायमीन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में कितने हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और एडेनिन एंड थाइमीन के बीच में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इतना क्लियर है आपको? तो ऐसे ये कहा था उन्होंने कि हमारा जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से एंटी पैरेलल है, फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंडली जो उन्होंने कहा था कि एडेनिन बॉन्ड करता है थाइमीन के साथ एंड इनके बीच में कैसा रहता है, डबल बॉन्ड। साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में कैसी रहती है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इतना क्लियर है आपको? नाउ अब हम आते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर पे। सो स्टूडेंट्स, डीएनए का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जब मेरा एक कंप्लीट हेलिक्स कंप्लीट होता है, अगर मैं आपको फिर से समझाऊं तो ये रहा मेरा एक हेलिक्स, ठीक है, तो ये है यहाँ से यहाँ तक जब मेरा दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक मेरा एक हेलिक्स कंप्लीट हो रहा है। हेलिक्स का मतलब इतना पार्ट नहीं होता, नहीं, जब कंप्लीट वो ट्विस्ट करके आ जाए उसको हेलिक्स कहते हैं। तो यहाँ को अगर मैं, इस पॉइंट को अगर मैं मेजर डायमीटर कह दूं, इस पॉइंट को अगर मैं मेजर कॉन्स्ट्रिक्शन कह दूं, ये है मेरा मेजर कॉन्स्ट्रिक्शन, तो दूसरा पार्ट भी क्या होगा, जहां हेलिक्स खत्म होगा वो भी क्या होगा, मेरा मेजर कॉन्स्ट्रिक्शन। एंड वो पार्ट जहां नॉच माइनर है उसका नाम क्या होगा, माइनर कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये रहा मेरा माइनर कॉन्स्ट्रिक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, डीएनए का हेलिक्स खत्म होता है मेजर कॉन्स्ट्रिक्शन से लेके दूसरे मेजर कॉन्स्ट्रिक्शन तक। तो यहां से लेके यहां तक मेरा एक कंप्लीट हेलिक्स खत्म हुआ, जिसको मैं क्या कहती हूं, पिच, जिसको मैं क्या कहती हूं, पिच। तो मेजर से लेके मेजर तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं हम, पिच। तो ये रही मेरी डीएनए की पिच। अब क्वेश्चन आए कि पिच कहां से शुरू हुई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेजर कॉन्स्ट्रिक्शन से लेके दूसरे मेजर तक हमारी एक कंप्लीट पिच होती है डीएनए के हेलिक्स की। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बच्चों, ये जो पिच रहती है इन दोनों का अगर हम डीएनए का डायमीटर देखें तो डीएनए का डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। मैंने आपको बताया था
कि डीएनए में क्या रहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे से कैसे रहते हैं, हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कह सकते हो बॉन्डेड रहते हैं। तो ये रहे मेरे नाइट्रोजन बेसिस। अब एक कंप्लीट जो हेलिक्स देख सकते हो, ठीक है, ये रहा मेरा एक सर्कल, ये रहा मेरा दूसरा सर्कल, ये रहा मेरा पूरा एक कंप्लीट पिच। अब बच्चों इन दोनों के बीच में, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस एंड नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो वो रहता है 0.3 नैनोमीटर का। कितना रहता है, 0.3 नैनोमीटर का। तो नाइट्रोजनस बेसिस का दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस के बॉन्ड से कितना डिस्टेंस हुआ, 0.3 नैनोमीटर का। और ये पूरा एक कंप्लीट पिच कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। तो आपसे बोले कि एक कंप्लीट हेलिक्स, एक कंप्लीट पिच ऑफ द डीएनए का डिस्टेंस कितना है, तो वो होता है 3.4 नैनोमीटर। एंड दो नाइट्रोजनस बेसिस का आपस में डिस्टेंस कितना है, तो वो होता है 0.3 नैनोमीटर। एंड एक कंप्लीट डीएनए का डायमीटर पूछे तो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। इतना क्लियर है आपको। तो ये मॉडल दिया था हमारे वॉटसन एंड क्रिक ने। क्लियर स्टूडेंट्स, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड समझ आ गए कि अगर एक 3 प्राइम होगा टू 5 प्राइम तो दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। क्लियर, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने डीएनए के रेप्लिकेशन पे। अब बच्चों हमें पता है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो कैसा है, ये रहा। अगर ये मेरा पेरेंट स्ट्रैंड है, ये मेरा पेरेंट स्ट्रैंड है, तो ये कैसा है, ये है डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। तो यहां पे है डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। अब अगर मुझे इसको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो स्ट्रैंड है इनके बीच की बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रैंड है इनके बीच की बॉन्डिंग मैंने तोड़ दी। अब मेरे पास क्या आया, अब मेरे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड और दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड्स मुझे मिले, ये क्या करेंगे, दे विल एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब इसी को हम समझते हैं। देखो यहां पर मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेरे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसको मैं कह दूं पेरेंट। ये है मेरे पेरेंट, ठीक है, ये रहा मेरा पेरेंट का डीएनए। अब बच्चों मुझे इसको रेप्लिकेट कराना है, तो यहां से मैंने एक स्ट्रैंड तोड़ दिया, यहां से मैंने दूसरा स्ट्रैंड तोड़ दिया। इतना क्लियर हो गया कि ये तो था डबल स्ट्रैंडेड। अब मैंने दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर दिया, तो यहां पे क्या मिले मुझे, मेरे डॉटर स्ट्रैंड्स। तो ये क्या है मेरे, ये है मेरे डॉटर स्ट्रैंड्स। ये क्या है मेरे डॉटर स्ट्रैंड्स। अब ये जो डॉटर स्ट्रैंड्स हैं ये क्या करेंगे, दे विल एक्ट एज अ टेम्पलेट। तो यहां पे मुझे क्या मिला, यहां पे मुझे टेम्पलेट मिला। अब मैंने इन दोनों डबल स्ट्रैंड को एक सिंगल स्ट्रैंड कर दिया। ये जो सिंगल स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट बनाएंगे और एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की मदद से अपने अपने स्ट्रैंड्स को जनरेट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की मदद से अपने स्ट्रैंड्स को कॉम्प्लीमेंट बेस पेयर करेंगे एंड ये अपने स्ट्रैंड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली मैंने क्या करा था, मैंने दिए थे दो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड्स। उन स्ट्रैंड्स को मैंने तोड़ा किसमें, एक सिंगल स्ट्रैंड्स में। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड्स हैं इन दोनों ने अपने डॉटर स्ट्रैंड्स बनाए, तो टोटली 4 स्ट्रैंड्स मिल गए मुझे। ठीक है, तो एक पेरेंट स्ट्रैंड से मैंने सेमी कंजर्वेटिवली 2 सिंगल स्ट्रैंड को एक्ट करा एज अ टेम्पलेट एंड देन प्रोड्यूस करा इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स। तो इस मेथड ऑफ रेप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव
रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि हमने बेसिकली क्या करा, हमने एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर लिया, उसको तोड़ा एक सिंगल स्ट्रैंड्स में। अब उस सिंगल स्ट्रैंड से मैंने नए सिंथेसाइज करे अपने स्ट्रैंड्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, यहाँ पे एडेनोसिन एंड थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन, हमें पता है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो इन्होंने अपनी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके क्या जनरेट कर दिया, न्यूली सिंथेसाइज डॉटर स्ट्रैंड। क्या सिंथेसाइज करा, न्यूली सिंथेसाइज डॉटर स्ट्रैंड्स। तो दो सिंगल स्ट्रैंड से मैंने दो डबल स्ट्रैंड्स बना लिए। इस मेथड को क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इज दैट क्लियर टू यू? क्लियर है ना? चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, तो इस डायग्राम में यही शो कर रहे हैं कि पेरेंट डीएनए से पहले हमने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया, फिर उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जनरेशन करा, या न्यूली सिंथेसाइज डॉटर स्ट्रैंड्स बनाए, जो कैसे हैं, जो है हमारे डबल स्ट्रैंडेड ही। इज दैट क्लियर? चलो अब मैम इतना आसान तो ये नहीं होता होगा, ऑब्वियसली नहीं होता होगा। आपको क्या लगता है डीएनए आएगा, स्ट्रैंड टूटेगा, दूसरा बनेगा, चले जाएगा? ना 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 ना, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट या बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एंड ये अकेले नहीं हो पाएगी, इसी के साथ हमें बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत है। तो अब हम देखेंगे कि कौन से एंजाइम्स हेल्प करते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन में। सबसे पहले जो एंजाइम आएगा स्टूडेंट, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा हेलिकेज एंजाइम। तो यहां मैं लिख देती हूं हेलिकेज, सबसे पहले आया हेलिकेज। अब हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज करेगा अनवाइंड। जो हमने पढ़ा था ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसको अनवाइंड करना है इनटू सिंगल स्ट्रैंड, तब आएगा हमारा एंजाइम हेलिकेज। तो हेलिकेज का काम है अनवाइंड करना पेरेंट के डबल स्ट्रैंडेड को इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स। तो हेलिकेज आ गया। जैसे ही हेलिकेज आया उसने दो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बना दिए। अब बच्चों ये जब अनवाइंड करता है तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा टॉर्शनल फोर्स होता है कि कभी कभी घटान बन जाती, कभी कभी नॉट बन जाते हैं उनके फॉर्मेशन के टाइम पे। तो वहां पे नॉट ना बने या टॉर्शनल फोर्स ना आए तो बेचारा हमारा एंजाइम आता है टोपोआइसोमरेज। कौन सा एंजाइम आता है, टोपोआइसोमरेज। अब ये जो टोपोआइसोमरेज है इसका काम क्या है, इसका काम है टॉर्शनल फोर्स कम करना। यहां पे जो टॉर्शनल फोर्स हो रहा है जब डीएनए अनवाइंड हो रहा है तो तब नॉट ना बने या घटान ना बने या कोई भी डिफिकल्टी ना आए, उस टाइम पे स्ट्रेस रिड्यूस करने आ जाता है हमारा टोपोआइसोमरेज। तो अब फाइनली जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था उसको हमने क्या करा, उसको हमने दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में तोड़ दिया। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये रेप्लिकेट कैसे करते हैं, तो तब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम, हमारा कह सकते हो मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो है डीएनए पॉलीमरेज। क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां मैं लिख देती हूं डीएनए पॉलीमरेज। स्टूडेंट्स ये मेन एंजाइम है जो हेल्प करता है हमारी डीएनए की रेप्लिकेशन में। अब बच्चों डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में अलग काम करता है और प्रोकैरियोट्स में अलग करता है। तो जो हमारे पहले के होते हैं, जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें क्या करता है ये, उनमें डीएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का रहता है, एंड वो एक ही टाइप का डीएनए पॉलीमरेज एमआरएनए भी बनाएगा, आरएनए भी बनाएगा एंड टीआरएनए भी बनाएगा। लेकिन जो यूकैरियोट्स का डीएनए रहता है वो मल्टीपल टाइप्स के रहते हैं। जो मेजर टाइप रहता है उसका डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3।
डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है, हमारा राइबोसोमल आरएनए, एंड डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगा, वो बनाता है हमारा हेट्रोजेनस आरएनए या मैसेंजर आरएनए। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाएगा, ट्रांसफर आरएनए। तो यहां पे मैं देख लेती हूं। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि हमारे जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो यूकैरियोट्स में अलग रहता है एंड प्रोकैरियोट्स में अलग रहता है। तो जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें डीएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का रहता है, एंड वो एक ही टाइप का डीएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा, हमारे एमआरएनए भी बनाएगा, टीआरएनए भी बनाएगा और राइबोसोमल आरएनए भी बनाएगा। तो जो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें हमारा डीएनए पॉलीमरेज एक ही तीनों टाइप के आरएनएज बनाता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स रहते हैं उनमें ये होते हैं 3 टाइप के। उनमें कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप के। तो वो कौन से हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब जो पहला डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो क्या बनाएगा, वो बनाता है हमारा राइबोसोमल आरएनए। जो दूसरा है वो क्या बनाता है, वो बनाता है मैसेंजर आरएनए। क्या बनाता है, मैसेंजर आरएनए। और जो तीसरा है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा ट्रांसफर आरएनए। क्या बनाएगा, ट्रांसफर आरएनए। तो यूकैरियोट्स में 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं और वो तीनों अलग अलग टाइप की चीजें बनाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारे डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स के बारे में। अब बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज जब भी आएगा तब उसका काम क्या है, रेप्लिकेशन करवाना। एंड डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए जो ये रहा मेरा डीएनए पॉलीमरेज, एंड इसका काम क्या है, रेप्लिकेशन कराना। ये जो डीएनए पॉलीमरेज रहता है स्टूडेंट्स, ये हमेशा कौन से डायरेक्शन में रेप्लिकेशन कराता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसको याद रख लो, डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है। इतना क्लियर है? तो डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है जो किसके लिए काम आता है, रेप्लिकेशन के लिए। अब स्टूडेंट्स, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यूकैरियोट्स में अलग रहता है, प्रोकैरियोट्स में अलग रहता है। इतना क्लियर है हमको? अब डीएनए पॉलीमरेज हमेशा कौन से डायरेक्शन में रेप्लिकेशन कराएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब लेकिन अब आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वो क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज अकेला रेप्लिकेशन नहीं करवा पाता। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए हेल्प। अगर डीएनए पॉलीमरेज एक बोट है और उसको शोर तक पहुंचना है तो उसको क्या चाहिए होगा, बोट चलाने वाला। तो बोट चलाने वाला कौन है, हमारा प्राइमर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमेज। तो यहां पे आ जाएगा क्या, मेरा प्राइमेज। तो यहां मैं लिख दूं, ये क्या है, ये है प्राइमेज। यहां आ गया प्राइमेज। तो प्राइमेज की मदद से डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करवा पाता है। इतना क्लियर है? प्राइमेज की मदद से डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करवा पाता है। अब कैसे करवा पाता है ये देख लेते हैं। चलो, सो स्टूडेंट्स, इतना तो आपको क्लियर है कि यहां पे मेरा पेरेंट डीएनए था, ये रहा मेरा पेरेंट डीएनए, जो कैसा था, जो हमने लिया था 3 प्राइम 5 प्राइम। क्लियर? अब हमने कौन सा एंजाइम लाया इसको अनवाइंड करने के लिए, हेलिकेज। तो यहां क्या आया, यहां आया मेरा हेलिकेज। तो यहां बना देती हूं हेलिकेज, ये रहा हेलिकेज एंजाइम। अब हेलिकेज के साथ साथ टॉर्शनल फोर्स कम करने के लिए कौन सा एंजाइम आया था, टोपोआइसोमरेज। कौन सा एंजाइम आया था, टोपोआइसोमरेज। तो यहां मैं लिख देती हूं हेलिकेज, ये रहा मेरा टोपोआइसोमरेज, ये रहा मेरा टोपोआइसोमरेज। चलो जल्दी से बताओ, ये क्या कर रहा था, टॉर्शनल फोर्स रिड्यूस कर रहा था। ये रिड्यूस कर रहा था
टॉर्शनल को, ठीक है, ताकि हमारे डीएनए में घटान ना बने, ताकि डीएनए में घटान ना बने। हेलिकेज ने क्या करा? हेलिकेज ने अनवाइंड करा किसको? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। किसको अनवाइंड करा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। अब मेरे पास क्या मिला? अब मेरे पास कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिला। क्या मिला? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब आप मुझे बताओ कि ये अगर 3 प्राइम है तो वो क्या होगा? वो होगा 5 प्राइम। ये अगर 5 प्राइम है तो ये क्या होगा? 3 प्राइम। हमने पढ़ा था ना एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स रहते हैं हमारे। अब स्टूडेंट्स, अब क्या आएगा? अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज। क्या आएगा? डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां मैं बना देती हूं मेरे डीएनए पॉलीमरेज को। ये आ गया मेरा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये रहा मेरा डीएनए पॉलीमरेज। अब स्टूडेंट्स, डीएनए पॉलीमरेज अकेला रेप्लिकेशन नहीं करवा पाता। उसको किसकी मदद चाहिए? उसको चाहिए प्राइमेज की मदद। नाउ प्राइमेज क्या करता है? तो प्राइमेज 10 से 12 न्यूक्लियोसाइड की चेन प्रोवाइड कर देता है। मतलब प्राइमेज ने चक्कू दे दिया नाव चलाने के लिए कि भाई मैं तुझे चक्कू भी दे रहा हूं, मैं खुद बैठ भी गया हूं, अब तो पहुंचा दे किनारे तक। तो बेसिकली प्राइमेज ने क्या करा? प्राइमेज ने 10 से 12 लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्रोवाइड कर दी। किसको? हमारी डीएनए पॉलीमरेज को। नाउ ये जो प्राइमेज के पास मेन क्या है? 3' हाइड्रोक्सिल एंड। बहुत ध्यान से सुनो, क्या है प्राइमेज के पास? 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो बेचारे मेरे डीएनए पॉलीमरेज के पास नहीं था। ये जो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इससे क्या काम करता है? इससे नए न्यूक्लियोसाइड्स ऐड कर सकता है। नए न्यूक्लियोसाइड ऐड कहां से होंगे? 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के। तो जब तक डीएनए पॉलीमरेज के पास 3' एंड नहीं होगा, नए न्यूक्लियोसाइड कैसे आएंगे? तो एक तो इसने प्राइमर प्रोवाइड करा, उसके बाद ये 3' एंड भी दे रहा है नए न्यूक्लियोसाइड को आने में। अब नए न्यूक्लियोसाइड आएंगे, फिर डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा कि चल तूने मुझे प्रोवाइड कर दिया ना काम, अब मैं अपना काम करता हूं। तब डीएनए पॉलीमरेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग कराएगा इन हमारे न्यूक्लियोसाइड्स में। कहां से कहां तक? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड तक। एंड इस प्रकार से क्या होगा? हमारा रेप्लिकेशन होगा। चलो इतना क्लियर है? क्या बताया मैंने? सबसे पहले क्या आया मेरा? डीएनए पॉलीमरेज। यहां आ गया मेरा डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज के पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो उस 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रोवाइड करने कौन आया? तो तब उसकी मदद करने आया हमारा प्राइमेज एंजाइम। कौन सा आया? प्राइमेज एंजाइम। ये आ गया मेरा, ये क्या आ गया मेरा? प्राइमेज एंजाइम। अब इस प्राइमेज ने क्या करा? यहां क्या आया? यहां आया प्राइमेज। टन टना टन टन, प्राइमेज की एंट्री हो गई। तो प्राइमेज ने प्राइमर प्रोवाइड करा। प्राइमेज ने क्या प्रोवाइड करा? प्राइमेज ने प्राइमर प्रोवाइड करा। अब ये जो प्राइमर है, इसके पास क्या है? 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या है इसके पास? 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये जो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इससे क्या करेगा वो? इससे वो नए न्यूक्लियोसाइड्स को देगा। इससे वो नए न्यूक्लियोसाइड देगा और यहां से वो एंटर करेंगे और यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्लियर? तो फाइनली डीएनए रेप्लिकेशन अकेला हमारा डीएनए पॉलीमरेज नहीं करवा पाता, उसको किसकी मदद चाहिए? प्राइमेज की मदद चाहिए। प्राइमेज ने एक प्राइमर प्रोवाइड कर दिया जहां पे 3' प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वहां से नए न्यूक्लियोसाइड्स आए एंड उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुई तो रेप्लिकेशन हो पाया।
अब स्टूडेंट्स ये जो पहला स्ट्रैंड मुझे मिला जहां पे कॉन्टिन्यूस डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, उस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे? उस स्ट्रैंड को हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। इतना क्लियर है? समझ आया? चलो, इतना समझ आ चुका होगा। अब स्टूडेंट्स जो मेरा दूसरा स्ट्रैंड है वहां पे डिसकॉन्टिन्यूस डीएनए रेप्लिकेशन होता है। कैसे होता है? डिसकॉन्टिन्यूस डीएनए रेप्लिकेशन। वहां पे डिसकॉन्टिन्यूस डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होता है? क्योंकि वहां पे बहुत सारी अड़चन रहती हैं, वहां पे इंट्रॉन्स रहते हैं जिनको रिमूव करना होता है, वहां पे अनवांटेड डीएनए सेगमेंट रहते हैं जिनको रिमूव करना होता है। तो हम उन सेगमेंट को पहले रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमने रिमूव करा। अब यहां पर आप मुझे बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि यहां पे बहुत सारे सेगमेंट्स में हो रहा है, तो यहां पे हर बार डीएनए पॉलीमरेज आएगा। यहाँ पे हर बार डीएनए पॉलीमरेज आएगा। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज के बिना तो हो ही नहीं सकता। अब जब डीएनए पॉलीमरेज आ गया तो साथ ही साथ क्या आएगा? प्राइमेज आएगा। साथ ही साथ क्या आएगा? प्राइमेज आएगा। तो यहां पे बार बार प्राइमेज आएगा, फिर रेप्लिकेशन करवाएगा। फिर उनको जोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें? लाइगेज। इनको जोड़ने के लिए क्या चाहिए? लाइगेज। लाइगेज का काम क्या है? डीएनए के टूटे सेगमेंट को लाइगेट करना। इंग्लिश में लाइगेट का मतलब होता है जोड़ना। तो ऐसे याद रखेंगे कि लाइगेज का काम क्या है? जोड़ना। तो जब जब आपने अनवांटेड सेगमेंट निकाला, उसको जोड़ना भी है, तो क्या आ गया मेरा? लाइगेज। फिर अनवांटेड सेगमेंट आ गया, उसको निकाल दिया, तब क्या आया? डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज के साथ क्या आएगा? प्राइमेज। फिर रेप्लिकेशन, फिर निकाला। तो यहां पे मल्टीपल टाइम क्या आया? प्राइमेज। तो यहां पे जब आपको एक ही प्राइमेज लगता है, वो कौन सा स्ट्रैंड होता है? हमारा लीडिंग स्ट्रैंड। सॉरी स्टूडेंट, लेकिन जब आपको मल्टीपल टाइम प्राइमेज चाहिए, वो कौन सा स्ट्रैंड होगा? लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहां मैं लिख दूं कौन सा स्ट्रैंड होगा? ये लैगिंग स्ट्रैंड। बेचारा पीछे रह गया। ठीक है, जब भी कहते हैं ना तुम लैग कर रहे हो अपनी पढ़ाई, तो ये क्या है? हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है बच्चों, तो लैगिंग स्ट्रैंड में प्राइमेज बार बार आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। वहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। अब बच्चों ये जो टुकड़ों में डीएनए बनता है, ये जो टुकड़ों में डीएनए बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहाँ बनते हैं? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं हमारे लैगिंग स्ट्रैंड्स में, और वहां पे प्राइमेज बार बार आएगा। इतना क्लियर है? चलो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि हमारा प्राइमेज कैसे हेल्प करता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल ये अगर मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो क्या है हमारा 3' to 5', तो ये क्या होगा मेरा? कह सकते हो लैगिंग स्ट्रैंड। ये क्या होगा? मेरा लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो अब यहां आ जाओ। ये क्या है? ये है मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये क्या है मेरा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये वाला स्ट्रैंड किसने प्रोवाइड करा? ये वाला स्ट्रैंड प्रोवाइड करा प्राइमेज ने। किसने प्रोवाइड करा? प्राइमेज ने। ठीक है, अब इसके पास ऑलरेडी क्या है? हमारे प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स। क्या है इसके पास? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। ठीक है, लेकिन ये प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स कह सकते हो बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे जब तक इनके पास स्ट्रैंड नहीं होगा। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करें? तो वो स्ट्रैंड कौन प्रोवाइड करता है? हमारा प्राइमेज। तो प्राइमेज ने क्या प्रोवाइड करा?
प्राइमर प्रोवाइड करा। प्राइमेज ने क्या करा? प्राइमर प्रोवाइड करा, जो क्या करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक लॉन्ग 10 टू 12 न्यूक्लियोसाइड्स की लॉन्ग चेन होती है। यहाँ पे क्या हुए? 10 टू 12 न्यूक्लियोसाइड्स हुए। ठीक है, ये 10 टू 12 न्यूक्लियोसाइड्स हुए। अब ये जो है ये आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएंगे। ये आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन बच्चों इसके पास और क्या रहता है? इसके पास रहता है 3 प्राइम एंड, जो क्या करता है? जो नए नाइट्रोजनस बेसिस देगा। जो क्या करेगा? नए नाइट्रोजन बेसिस देगा बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो एक और आया, ठीक है, इसके पास क्या हुआ? नाइट्रोजन बेसिस। फिर ये किससे बाइंड करेगा? ये बाइंड करेगा हमारे इसके नाइट्रोजन बेसिस के साथ। इतना क्लियर है? तो हमारे प्राइमेज का काम क्या है? प्राइमर प्रोवाइड करना। और बेसिकली क्यों? क्योंकि उसके पास 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोसाइड्स को अटैच करवाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड से फॉर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो फाइनली हमारी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई। तो प्राइमेज ने क्या करा? एक प्राइमर प्रोवाइड करा टेम्पलेट स्ट्रैंड को। तो यहां पे रेप्लिकेशन हो पाया। एंड ये जो रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। और लीडिंग स्ट्रैंड में प्राइमेज एक ही बार यूज होगा। लीडिंग स्ट्रैंड में एक ही बार प्राइमेज यूज होगा। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा? मल्टीपल टाइम प्राइमेज यूज होगा। इतना क्लियर है आपको? क्योंकि बार बार रेप्लिकेशन टूटेगा, फिर प्राइमेज आएगा, फिर प्राइमर देगा, फिर रेप्लिकेशन टूटा, फिर प्राइमेज आया, फिर प्राइमर दिया। तो हमारे जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें डिसकंटिन्यूअस होता है, इसलिए बार बार प्राइमेज का यूज होगा। इतना क्लियर है आपको? चलो ठीक है, तो फाइनली हमने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करवा दी। डीएनए रेप्लिकेशन खत्म होने वाला है, लेकिन उसके बाद मतलब कह सकते हो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन जब हम अनवाइंड करते हैं, जब हम यहाँ पे हमने डीएनए का पेरेंट लिया, ठीक है, यहाँ पे पेरेंट लिया। अब जब हमने 2 डॉटर कह सकते हो स्ट्रैंड्स में उसको सिंगल स्ट्रैंड्स में तोड़ा था, जब हमने 2 डॉटर सिंगल स्ट्रैंड्स में तोड़ा था, तो जो हमारे टेम्पलेट के बेस पेयर्स थे, ये टेम्पलेट के बेस पेयर्स हैं, ये टेम्पलेट के जो बेस पेयर्स हैं ये कैसे हो गए? ये हो गए एक्सपोज। कैसे हो गए? एक्सपोज। ठीक है, ये हो गए एक्सपोज। डन डना डन डन, ये कैसे हो गए? एक्सपोज। अब ये आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुराना रिश्ता तो पुराना होता है ना, पुराना प्यार तो पुराना ही होता है। अब ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे तो वापस अपने एक्स के पास चले जाएंगे, लेकिन हम ऐसा होने देंगे क्या? नहीं। तो हम यहाँ पे एक फॉर द मीन टाइम एक प्रोटीन को बाइंड कर देंगे। क्या कर देंगे? एक प्रोटीन को बाइंड कर देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं SSBPs। क्या कर देंगे? SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। किससे बाइंड कर देंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो यहां पे हम दे देंगे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको क्या कहते हैं? SSBPs। ठीक है, अब हमने सिंगल लोगों को पहुंचा दिया उन लोगों के पास। अब ये सिंगल्स लोग जो हैं ये क्या करेंगे? ये देखेंगे कि ना 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 वापस से नहीं जाना एक्स के पास, याद है ना उसने क्या करा था। तो ये कॉन्टिन्यूसली इन दोनों को आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करने से रोकेंगे। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स इन दोनों एक्सपोज्ड बेस पेयर्स को आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करने से रोकते हैं। इज दैट क्लियर? तो SSBPs का काम याद है, जब हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंड अनवाइंड होता है इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड, तो जब तक प्राइमेज आए, प्राइमर दे, तब तक इन दोनों के बीच में आपस में बॉन्डिंग ना हो जाए, उसको रोकने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आते हैं
और वो देखते हैं कि ये आपस में बॉन्ड ना करें। फिर जैसे ही प्राइमेज आए ये हट जाते हैं और अपना डीएनए रेप्लिकेशन करने देते हैं। क्लियर? चलो, तो फाइनली हमने एसएसबीपीज भी देख लिया। अब हमारे सारे एंजाइम्स हो गए। ठीक है, पहला एंजाइम क्या था हमारा? टोपोआइसोमरेज, जिसने टॉर्शनल फोर्स कम करा था। फिर था हेलिकेज, जिसने अनवाइंड करा था। फिर था डीएनए पॉलीमरेज, जो रेप्लिकेट कराएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। अब 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड कौन देगा उसे? प्राइमेज। क्यों? क्योंकि 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे नए न्यूक्लियोसाइड्स आएंगे। तो अब डीएनए पॉलीमरेज ने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग करा दी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो रेप्लिकेशन हुआ। अब जब तक रेप्लिकेशन स्टार्ट हो तब तक इन दोनों सिंगल स्ट्रैंड्स के बीच में आपस में बॉन्डिंग ना हो जाए, तो क्या आते हैं? एसएसबीपीज। क्या आ गए? एसएसबीपीज। अब ये एसएसबीपीज ध्यान रखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ना हो, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होने से बचा दी। अब हमने फाइनली डीएनए का रेप्लिकेशन कर दिया। जब डीएनए रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूस होता है उसको क्या कहते हैं हम? लीडिंग स्ट्रैंड। और जब डिसकॉन्टिन्यूस होता है उसको क्या कहते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। तो इतना क्लियर है, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। नाउ लैगिंग स्ट्रैंड में मल्टीपल फ्रेगमेंट्स होते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आ गए। अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, इनको बार बार जोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो उनको बार बार जोड़ने के लिए कौन आता है? लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम हमारे टूटे हुए डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने में काम आ गया। इतना क्लियर है आपको? तो ये सारे एंजाइम्स हैं जिनकी मदद से डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल हो पाता है। क्लियर? चलो, अगर आपको ये समझ आ गया तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि समझ आया कि नहीं आया। चलो, अब हम देख लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज को एक और बार। ये लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। सबसे पहले तो ये रहा मेरा पेरेंट डीएनए, ये रहा मेरा पेरेंट डीएनए, ओरिजिनल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? जल्दी बताओ। हेलिकेज। तो यहां आ गया मेरा हेलिकेज, इसने 2 स्ट्रैंड्स में डिवाइड कर दिया। अब आपको दिख रहे हैं ये रहे मेरे एक्सपोज्ड बेस पेयर्स। ये क्या है? एक्सपोज्ड बेस पेयर्स। अभी जो एक्सपोज्ड बेस पेयर्स हैं ये आपस में भी तो बाइंड कर सकते हैं, ये पुराने एक्स के पास भी तो जा सकते हैं। तो इनको रोकने के लिए कौन आएंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो यहाँ आ गए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब बच्चों यहाँ पे कौन आएगा? मेन एंजाइम हमारे डीएनए रेप्लिकेशन का, डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां आ गया डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज अकेला तो रेप्लिकेशन नहीं करवा पाएगा, तो उसकी मदद करने कौन आता है? प्राइमेज। प्राइमेज क्या प्रोवाइड करता है? 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अभी जो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये क्या देगा? नए न्यूक्लियोसाइड्स देगा, ताकि इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो पाए। जहां पे कॉन्टिन्यूस बेस पेयरिंग हो रही है उसको क्या कहते हैं हम? लीडिंग स्ट्रैंड। यहां पे डिसकॉन्टिन्यूस है तो ये क्या है? हमारे लैगिंग स्ट्रैंड। और इन फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं हम? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्लियर? चलो, अब हम आगे देख लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। सो स्टूडेंट्स, इतना याद रखना है हमें कि हमारे पास हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है? वो होता है सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, और यूनी डायरेक्शनल। लेकिन हमारे जो प्रोकैरियोट्स रहते हैं उनका जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो होता है बाय डायरेक्शनल। कैसा होता है? बाय डायरेक्शनल। तो कुछ इस तरीके से इनका सर्क्यूलर डीएनए रहता है। कैसा डीएनए रहता है इनका? सर्क्यूलर डीएनए। तो ये जो सर्क्यूलर डीएनए है, यहाँ पे आपको एक चीज याद करनी है, जहां रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जहां रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं ORI। नाउ ORI क्या है? तो ORI रेप्लिकेशन ओरिजिन है। क्या है? रेप्लिकेशन का ओरिजिन साइट है। तो ये रहा मेरा रेप्लिकेशन का ओरिजिन साइट, ठीक है। अब जहां रेप्लिकेशन खत्म हो रहा है वो क्या है? मेरा टर्मिनस। वो क्या है? मेरा टर्मिनस। वो है टर्मिनस।
तो जहां रेप्लिकेशन खत्म हो रहा है वो है टर्मिनस। तो रेप्लिकेशन ओरिजिन कहाँ से हो रही है? रेप्लिकेशन ORI से। रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन कहाँ हो रहा है? टर्मिनस से। अब बच्चों यहाँ पे भी सेम वही चीजें होंगी, पहले डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर प्राइम डीएनए पॉलीमरेज के बाद क्या आएगा? हमारा प्राइमेज आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 डीएनए पॉलीमरेज आएंगे, यहाँ पे 2 प्राइमेज आएंगे। ये अपना डीएनए रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में कराएंगे, ये अपना डीएनए रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में कराएंगे। सब कुछ बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? बाय डायरेक्शनल। कैसा है यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन? बाय डायरेक्शनल। ठीक है, यहाँ पे 2 आते हैं, जहां पे ये अपना डीएनए रेप्लिकेशन इस साइड से कराएंगे, ये वाला इस साइड से कराएगा। तो बाय का मतलब 2 डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है हमारे प्रोकैरियोट्स में। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, तो यहाँ पे हम डायग्राम से समझा रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है। जहां से होता है उसको हम कहते हैं ORI, जहां पे एंड करते हैं उसको हम कहते हैं टर्मिनस। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा ORI टर्मिनस। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क कैसा है? 2 डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिलेंगे? 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे। अब एक GIF से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे कैसा हुआ? एक हमारा रेप्लिकेशन, दूसरा रेप्लिकेशन, एंड फाइनली हमें क्या मिले? 2 डॉटर सेल्स मिली। समझ गए? तो जहां पे यूकैरियोट्स में यूनिडायरेक्शनल होता था, प्रोकैरियोट्स में बाई डायरेक्शनल होता है। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन का ओरिजिन हुआ, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेशन हुआ, एंड फाइनली 2 डॉटर सेल्स मिली। क्लियर? तो बेसिकली एक रबर बैंड जो आपस में सुलझा हुआ था उसको हमने आपस में एकदम बाइंडेड था, उसको हमने अनवाइंड कर दिया 2 टुकड़ों में और डॉटर सेल्स मिल गई। तो कुछ इस तरीके का रेप्लिकेशन होता है हमारे प्रोकैरियोट्स में। क्लियर? चलो, अब हम आते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे। ट्रांसक्रिप्शन पे आने से पहले हम अपनी बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तो वो क्या है? वो है सेंट्रल डॉग्मा। क्या है? सेंट्रल डॉग्मा। तो पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन बेस्ड किस पे है? सेंट्रल डॉग्मा पे। अब बच्चों ये जो सेंट्रल डॉग्मा क्या है? तो सेंट्रल डॉग्मा कहता है कि सबसे पहले क्या आया? हमारा डीएनए। अब उस डीएनए को हमने क्या करा? उस डीएनए को कन्वर्ट करा हमने mRNA में। किस में कन्वर्ट करा हमने? मैसेंजर आरएनए या आरएनए में कन्वर्ट करा। तो जिस प्रोसेस से हम डीएनए को mRNA में कन्वर्ट करते हैं वो क्या है? तो सबसे पहले हमने क्या करा? हमने करा ट्रांसक्रिप्शन। क्या करा? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन करके मैंने डीएनए को कन्वर्ट कर दिया mRNA में। अब ये जो mRNA है ये किस में कन्वर्ट हुआ? ये फाइनली कन्वर्ट हुआ मेरे प्रोटीन में। किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोटीन में। एंड mRNA से प्रोटीन बनने की स्टेप को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। और ये जो पूरा है, ये पूरी प्रोसेस है, ये क्या है? ये है मेरी जीन एक्सप्रेशन। क्या है मेरा? जीन एक्सप्रेशन। अब बच्चों ये क्या चीज है? तो मेन जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जीन कहां से आया? डीएनए से आया। एंड जीन क्या कैरी करता है? ट्रेट्स कैरी करता है। तो जब डीएनए से मैंने कन्वर्ट करा इनटू mRNA एंड देन mRNA इनटू प्रोटीन, तो फाइनली मैंने अपने जीन को किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रोटीन में। तो जब मैं अपने जीन को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती हूं तो फाइनली मेरा जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस हो जाता है। तो प्रोटीन बन गया, फाइनल स्टेप हो गई, मतलब मेरा जीन एक्सप्रेशन सक्सेसफुल हो गया। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले डीएनए से हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इनटू mRNA। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन कैसे हुआ,
उसके बाद हमने mRNA में तो बना लिया, अब इस mRNA को फाइनल राहत भी तो दिखानी है, फाइनल स्टेप तक भी तो पहुंचाना है, जो क्या है हमारे प्रोटीन्स। तो हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन कैसे हुआ, हमने mRNA को प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट करा। अब ये जो प्रोटीन है ये क्या है, ये एंजाइम्स बने, हार्मोन्स बने, या जो भी इनका फाइनल जीन एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा, जो डीएनए से इनटू प्रोटीन पे जाके खत्म होती है। फाइनली जीन का एक्सप्रेशन कब खत्म होगा, जब वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। इज दैट क्लियर? चलो अब हम देख लेते हैं कि हमारा सबसे पहले जो हमारा डीएनए रहता है, सबसे पहले ये क्या है, ये है मेरा क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम पे क्या है, इस क्रोमोसोम पे है मेरे डीएनए, ठीक है, इस क्रोमोसोम पे है क्या, मेरे डीएनए। अब हमें पता है कि डीएनए जो रहता है वो कैसी शुगर है, वो है डीऑक्सी राइबोज शुगर। कैसी शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर के पास जो हमारे नाइट्रोजन बेसिस है वो कैसे हैं, AGTC, ठीक है, AGTC है हमारे डीएनए के राइबोज शुगर के बेसिस। अब बच्चों इसी को ही जब मुझे आरएनए में कन्वर्ट करना है, इसी को ही जब मुझे आरएनए में कन्वर्ट करना है, वो कैसी शुगर है, वो है राइबोज शुगर। कैसी शुगर है, राइबोज शुगर। और हमें पता है कि जो राइबोज शुगर है उसके पास क्या नहीं होता, थाइमीन नहीं होता। क्या नहीं होता, थाइमीन नहीं होता। तो थाइमीन की जगह पे क्या होता है, थाइमीन की जगह पे आएगा यूरासिल। थाइमीन की जगह पे क्या आएगा, यूरासिल। और बाकी सब बिल्कुल सेम है, ठीक है, बाकी सब बिल्कुल सेम है, बस थाइमीन की जगह पे आरएनए में क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। तो हमने डीएनए को कन्वर्ट करना है किसमें, आरएनए में। तो थाइमीन सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, यूरासिल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर, इतना क्लियर है? अब चलो अब हम एक डायग्राम से समझते हैं कि हमारे पास दो स्ट्रैंड्स हैं, हमारे पास दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। ये स्ट्रैंड्स है, अगर सपोज ये मेरा 3' to 5' है, ये मेरा 5' to 3' है, ठीक है, ये मेरा 5' to 3' है। अब बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट हमें याद करना है कि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होता है। ट्रांसक्रिप्शन हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होता है। ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कहाँ होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। तो इसको याद कैसे करेंगे कि T से ट्रांसक्रिप्शन और T से टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कहाँ होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। तो ये अगर मेरा डीएनए का स्ट्रैंड है तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वहां पे मेरे डीएनए कन्वर्ट होंगे इनटू एमआरएनए। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, और वो भी हमेशा कौन सा, 3' to 5' एंड जो रहता है वो रहता है मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड। कौन सा, 3' to 5', 3' to 5'। अब इसको याद कैसे करोगे, तो ट्रांसक्रिप्शन T से हमारा टेम्पलेट तो TT हो गया, तो इसको याद करेंगे हम 3TT से। कैसे याद करेंगे, 3TT से, कि 3' एंड वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करता है। इज दैट क्लियर? चलो कौन सा, 3' वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और वो ट्रांसक्राइब करता है। तो 3' वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, वो क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा। अब यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करना होता है तो एक कह सकते हो एक चीज आती है जिसको क्या कहते हैं हम, प्रमोटर। क्या कहते हैं, प्रमोटर। तो एक प्रमोटर है जो आ गया, जो ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है। अब ये जो प्रमोटर है ये क्या करेगा, ये रहा मेरा जीन, ये क्या है, मेरा जीन।
जिसको हम स्ट्रक्चरल जीन भी कह सकते हैं। तो ये रहा मेरा स्ट्रक्चरल जीन, और ये क्या करेगा, इसको mRNA में कन्वर्ट करेगा। तो फाइनली ये प्रमोटर गया, इसने क्या करा, mRNA में कन्वर्ट करा और mRNA स्ट्रैंड्स दिए। अब स्टूडेंट्स, ये जो mRNA है ये एक जगह पे जाके इनका ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, इनका ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा। तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर। क्या कहते हैं, टर्मिनेटर। तो इतना हमें क्लियर है कि जहां पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है वो है प्रमोटर, और जहां ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो रहा है वो है टर्मिनेटर। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है हमारा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, और टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कहाँ हुआ, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। याद कैसे करेंगे इसको, 3TT, 3 स्ट्रैंड, 3 प्राइम, ट्रांसक्रिप्शन वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड। इज दैट क्लियर। जहां से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हुआ वो एरिया क्या होता है, प्रमोटर एरिया। जहां पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हुआ वो एरिया क्या है, टर्मिनेटर एरिया। अभी तक इतना समझ आ गया। अब चलो अब एक और चीज देख लेते हैं। अब बच्चों, ये जो प्रमोटर होता है, ये जो प्रमोटर होता है यहाँ पे फैक्टर्स आके ऐड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर्स आके ऐड होते हैं। तो जब भी मुझे ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराना है तब कौन सा फैक्टर आएगा, सिग्मा फैक्टर। कौन सा फैक्टर आएगा, सिग्मा फैक्टर। और जब भी मुझे ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कराना है तो कौन सा फैक्टर आएगा, रो फैक्टर। कौन सा फैक्टर आएगा, रो फैक्टर। तो इनिशिएशन के लिए कौन सा फैक्टर आया, हमारा सिग्मा फैक्टर। और टर्मिनेशन के लिए कौन सा फैक्टर आया, रो फैक्टर। तो रोकने के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए, रो फैक्टर। टर्मिनेशन के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए, रो फैक्टर। इनिशिएशन के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए, सिग्मा फैक्टर। इतना क्लियर है आपको। चलो अब वापस से टेम्पलेट स्ट्रैंड बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये रहा मेरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये रहा मेरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब बच्चों, सबसे पहले कौन सा एंजाइम आता है डीएनए रेप्लिकेशन पे, कौन सा एंजाइम आएगा, यहां पे आएगा मेरा डीएनए पॉलीमरेज। यहां पे आ जाओ। ठीक है, यहां पे क्या आया मेरा, डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा प्रमोटर एरिया। क्या आएगा, प्रमोटर एरिया। ये क्या है मेरा, प्रमोटर एरिया। लिख देते हैं इसको, प्रमोटर एरिया। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा, प्रमोटर एरिया। अब इस प्रमोटर एरिया में इनिशिएट कराने के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए, यहां पे मुझे इनिशिएट कराना है तो कौन सा फैक्टर चाहिए, तो प्रमोटर एरिया में मैं क्या ऐड करा दूंगी, सिग्मा फैक्टर। क्या ऐड कराऊंगी, सिग्मा फैक्टर। अब क्या होगा, अब ये जो मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेस पेयरिंग होगी और क्या निकलेंगे, mRNA। क्या निकलेंगे, mRNA। तो मैंने DNA को किस में कन्वर्ट कर दिया, इनटू mRNA। इतना क्लियर है। अब मुझे मेरा टर्मिनेट कराना है ट्रांसक्रिप्शन। ये रहा मेरा क्या, टर्मिनेटर। यहां पे क्या है, टर्मिनेटर। तो यहां मैं लिख देती हूं टर्मिनेटर। और टर्मिनेट करने के लिए जो फैक्टर मुझे चाहिए वो क्या है, रोकने के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए, रोकने के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए, रो फैक्टर। तो रो फैक्टर लाके मैंने टर्मिनेट कर दिया। अब फाइनली मुझे ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या मिल गया,
तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद मुझे मिल गया mRNA। क्या मिल गया? mRNA। और ट्रांसक्रिप्शन भी कौन से स्ट्रैंड में हुआ? सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड में। सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड में ट्रांसक्रिप्शन हुआ और मुझे क्या मिल गए? mRNA। फाइनली मुझे क्या मिल गए? mRNA। किसके बाद? ट्रांसक्रिप्शन के बाद। कौन से? टेम्पलेट स्ट्रैंड के। इतना क्लियर है? अब बच्चों अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट समझ लेते हैं। जो 5 प्राइम एंड वाला होता है उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम। और जो 3 प्राइम एंड वाला होता है उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। तो इसको याद रखेंगे, छोटा वाला हमेशा नीचे रहता है, तो 3 प्राइम एंड डाउनस्ट्रीम, 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम। यहां पे क्या होगा? 5 प्राइम एंड हमारा अपस्ट्रीम और यहाँ पे 3 प्राइम एंड डाउनस्ट्रीम। इतना क्लियर है आपको? अब बच्चों ये जो प्रमोटर एरिया रहता है यहाँ पे TA सीक्वेंस मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि टाटा बॉक्स क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि टाटा बॉक्स कहा क्या है, तो टाटा बॉक्स एक रिपीटिंग यूनिट ऑफ TA है जो कहाँ मिलता है? हमें मिलता है प्रमोटर एरिया में। ठीक है, प्रमोटर एरिया पे जो हमें TA का कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस होता है जिसको हम कहते हैं टाटा बॉक्स। इतना क्लियर है? तो ट्रांसक्रिप्शन आपको इन अ नटशेल समझ आ गया कि मेनली हमें ट्रांसक्राइब करना है टेम्पलेट स्ट्रैंड को और क्या प्रोड्यूस करना है? mRNA। तो फाइनली हमारे ट्रांसक्रिप्शन का मेन मोटिव क्या है? mRNA प्रोड्यूस करना। तो mRNA हमने प्रोड्यूस कर दिया, हमने जीन को कन्वर्ट कर दिया किसमें? इनटू mRNA। इनिशिएट करते हैं उसको हम कहते हैं प्रमोटर एरिया, जहां टर्मिनेट करते हैं उसको कहते हैं टर्मिनेटर एरिया। क्लियर? चलो अब बच्चों यहाँ पे हम डायग्राम पे देख लेते हैं। ये है हमारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे जहाँ पे हम इनिशिएट करते हैं उस एरिया कहते हैं प्रमोटर। प्रमोटर एरिया पे आके क्या बाइंड करता है? प्रमोटर एरिया पे आके सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है। और मेन हम स्ट्रक्चर जीन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इनटू mRNA। अब मुझे अपना ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करना है, तो क्या होता है वो? टर्मिनेटर एरिया। वहां पे आके क्या बाइंड होगा? रो फैक्टर। तो स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? सिग्मा फैक्टर, और रोकने के लिए क्या चाहिए? रो फैक्टर। क्लियर? अब बताओ 3 प्राइम में एंड वाला क्या रहता है? डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम? जल्दी बताओ। डाउनस्ट्रीम। और 5 प्राइम वाला क्या रहता है? अपस्ट्रीम। क्लियर बच्चों? चलो तो ये रहा मेरा आपको क्लियरली समझाने का कि अगर यहाँ पे आया मेरा डीएनए पॉलीमरेज, अब डीएनए पॉलीमरेज के बाद जो मेन एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन कराता है वो है आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज कहाँ जाएगा? प्रमोटर एरिया में। अब आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन ऐड हो जाएगा? मेरा सिग्मा फैक्टर। अब ये जो सिग्मा फैक्टर है ये क्या कराएगा? इनिशिएशन। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज पे रो आ गया तो क्या कराया? टर्मिनेशन कराया। तो यहाँ पे है मेरी टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कौन सी होती है? 3 प्राइम एंड वाली। टेम्पलेट स्ट्रैंड ने अपनी बेस पेयरिंग कराई और फाइनली क्या प्रोड्यूस कराया? mRNA। क्या प्रोड्यूस कराया? mRNA। इज दैट क्लियर? तो फाइनली हमने क्या समझा? इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या समझा कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ अगर सिग्मा फैक्टर जुड़ जाए, आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ जाए तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है या एंड होता है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन को अगर शुरू करवाना है तो क्या देना पड़ेगा? सिग्मा फैक्टर। कैसे याद रखोगे? स्टार्ट। अगर स्टार्ट कराना है तो स्टार्ट कराने के लिए क्या देना पड़ेगा? सिग्मा। एस से एस देना पड़ेगा। स्टार्ट कराने के लिए क्या देना पड़ेगा? सिग्मा। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराना है तो आरएनए पॉलीमरेज और प्रमोटर एरिया पे क्या जाके जुड़ जाएगा? सिग्मा फैक्टर। उसी जगह अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन को रोकना है, टर्मिनेट करना है, तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या जोड़ दो? आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर जोड़ दो। ठीक है, रो फैक्टर अगर जुड़ जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन
स्टॉप हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन विल स्टॉप। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा अगर आपने रो फैक्टर जोड़ दिया आरएनए पॉलीमरेज के साथ। तो मेन अपन को ये क्लियर हो गया कि स्टार्ट करने के लिए सिग्मा फैक्टर चाहिए, स्टॉप करने के लिए रो फैक्टर चाहिए। ये प्रमोटर एरिया में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है किससे? सिग्मा फैक्टर से। अब आरएनए पॉलीमरेज के साथ अगर टर्मिनेटर एरिया पे क्या बाइंड कर जाए? रो फैक्टर, तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया है mRNA। चलो अब हम देख लेते हैं इसको कि हमने स्टार्ट क्या करा। ट्रांसक्रिप्शन की स्टेप्स होती हैं, तो स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस, ठीक है। तो ये रही स्टेप। सबसे पहले क्या होगा? इनिशिएट होगा, फिर क्या होगा? इलोंगेट कराएंगे चेन को, फिर क्या कराएंगे? टर्मिनेट कराएंगे। तो ये तो आपको क्लियर है कि यहाँ पे क्या है? मेरा डबल स्ट्रैंडेड, में स्टार्टिंग से बता रही हूँ। यहाँ पे क्या है? मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए क्या आया? मेरा डीएनए पॉलीमरेज। क्या आया? डीएनए पॉलीमरेज। फिर हमने इनको दो पार्ट में तोड़ दिया, अब हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ क्या लाया? तब आया मेरा आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा मेरा आरएनए पॉलीमरेज। तो ये रहा, ये क्या है? मेरा आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ आ गया मेरा आरएनए पॉलीमरेज। अब कहाँ जाएंगे ये? प्रमोटर एरिया में। प्रमोटर एरिया पे क्या आएगा? सिग्मा फैक्टर। क्या आएगा? सिग्मा फैक्टर। अब उससे क्या हो जाएगा? इनिशिएट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या कराएगा? सिग्मा फैक्टर के साथ मिलके हमारे डीएनए की रेप्लिकेट ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कराएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएट कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर। अब ये जो सिग्मा फैक्टर है ये जब तक रहेगा तब तक क्या होगा? इलोंगेशन। अब जैसे ही रो आ गया, जैसे ही रो फैक्टर आ गया, मेरी चेन का क्या होगा? टर्मिनेशन। वहीं ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, वहीं क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। इतना क्लियर है आपको? चलो तो फाइनली हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं? हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले ये रहा मेरा डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। ये क्या है? मेरा 3 प्राइम एंड, ये रहा मेरा 5 प्राइम एंड, ये मेरा 5 प्राइम एंड, ये रहा मेरा 3 प्राइम एंड। अब बच्चों यहाँ क्या है? मेरा प्रमोटर एरिया। ये क्या है? मेरा प्रमोटर एरिया। प्रमोटर एरिया पे क्या जुड़ता है? प्रमोटर एरिया पे जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज। क्या जुड़ा? आरएनए पॉलीमरेज। अब इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ और क्या जुड़ेगा? सिग्मा फैक्टर। तब जब सिग्मा फैक्टर जुड़ता है तब पहली स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी? पहली स्टेप होगी इनिशिएशन। तो इनिशिएशन हो गई क्योंकि सिग्मा फैक्टर जुड़ गया। अब यहाँ पे जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज, फॉर एन एग्जांपल ये मेरा डीएनए का टेम्पलेट है, ये मेरा आरएनए पॉलीमरेज है, इसके साथ क्या आया? मेरा सिग्मा फैक्टर। तब ये क्या करेगा? स्ट्रक्चरल जीन को कन्वर्ट करेगा इनटू, इसने क्या कन्वर्ट करा? जीन को इनटू mRNA। यहां बाहर क्या निकाले? mRNA। जो मेन मोटिव किसका है? हमारे ट्रांसक्रिप्शन का। तो चेन का इलोंगेशन क्या हुआ? चेन का इलोंगेशन हुआ। क्या हुआ? चेन का इलोंगेशन। किसके वजह से? आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो ये रही मेरी सेकेंड स्टेप। जब मेरा चेन का, कह सकते हो आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा? टर्मिनेटर पे आ जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा किसके साथ? रो फैक्टर के साथ। किसके साथ? रो फैक्टर के साथ। तब क्या होगा? थर्ड स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है हमारी टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन कब होती है? जब रो फैक्टर आके जुड़ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ। क्लियर? तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा दोगे तो इनिशिएट होगा, फिर इलोंगेशन होगा। जैसे ही रो फैक्टर आया टर्मिनेशन हो जाएगा चेन की ट्रांसक्रिप्शन का। क्लियर? तो फाइनली यहां पे मैं न्यूक्लियस बना रही हूं, ठीक है। ये क्या है बच्चों? मेरा न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। अब ये क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ये क्या होगा?
साइटोप्लाज्म। ऑब्वियसली ना मैम, ये अगर न्यूक्लियस है तो ये साइटोप्लाज्म भी होगा। तो न्यूक्लियस में मैं क्या करा रही हूं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो ट्रांसक्रिप्शन से मैंने न्यूक्लियस में जो डीएनए था उससे क्या बना दिया? एमआरएनए। तो फाइनली यहां पे मुझे क्या मिल गया? एमआरएनए। और वो प्रोसेस क्या है जिससे मुझे डीएनए से एमआरएनए मिला? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन बच्चों ये जो एमआरएनए रहता है ये कैसा रहता है? हेट्रोजेनस आरएनए, एमआरएनए। अभी ये एमआरएनए कैसा है? हेट्रोजेनस एमआरएनए। नाउ ये हेट्रोजेनस वर्ड क्या है? ये जो HN लिखा है इट स्टैंड्स फॉर हेट्रोजेनस। ये हेट्रोजेनस क्या है? यहाँ पे बहुत सारे इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स हैं। ये जो ब्लैक से बनाया है ये है हमारे इंट्रॉन्स। ठीक है, एंड ये जो पिंक वाले हैं ये क्या है? एक्सॉन्स। क्या है ये? एक्सॉन्स। तो ये जो इंट्रॉन्स रहते हैं ना बच्चों ये काफी खराब है। ये क्या है? ये खराब चीज है, इनको निकालना है। तो अभी जो एमआरएनए है वो कैसा है? वो मिक्स्ड है। वो मिक्स्ड है क्यों? क्योंकि उसमें इंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं। नाउ ये जो इंट्रॉन्स हैं ये खराब हैं, इनको निकालना है। तो इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्प्लाइसिंग। क्या करेंगे? स्प्लाइसिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्प्लाइसिंग। यहां कर देते हैं स्प्लाइसिंग। तो ये स्प्लाइसिंग से क्या मिलेगा मुझे? मुझे मेरा फाइनल एमआरएनए मिला जिसमें हमने इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, लेकिन अभी भी फाइनल नहीं हुआ। यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे हम करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। तो क्या करते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में क्या होता है? सबसे पहले हमने क्या करा? स्प्लाइसिंग कर दी। और स्प्लाइसिंग करके हमने क्या करा? स्प्लाइसिंग करके हमने इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। यहां पे हेट्रोजेनस एमआरएनए मिला था हमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद। उस ट्रांसक्रिप्शन में इंट्रॉन्स भी थे, एक्सॉन्स भी थे। ये इंट्रॉन्स काफी खराब है, इनको हटाना है। तो उनको हटाने की प्रोसेस से हमने क्या करा? स्प्लाइसिंग। अब इनकी स्प्लाइसिंग कैसे करते हैं हम? इनकी स्प्लाइसिंग हम कैसे करते हैं कि यहाँ पे अगर ये मेरा इंट्रॉन एक्सॉन का यूनिट है तो यहाँ पे स्प्लाइसियोसोम्स आते हैं। स्प्लाइसियोसोम्स आएंगे, वो इंट्रॉन को हटा देंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ के इंट्रॉन को हटा देंगे। तो ये फाइनल क्या मिलेगा मुझे? मेरा एमआरएनए मिलेगा। अब बच्चों सेकेंड क्या करते हैं हम? उसके बाद हम करते हैं कैपिंग। क्या करेंगे? कैपिंग। तो ये जो कैपिंग होती है ये क्या होती है? जो फाइनल एमआरएनए रहता है उसके 5 प्राइम एंड पर 7 मिथाइल गुआनोसिन की टोपी लगा देते हैं। ठीक है, 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल गुआनोसिन की टोपी लगा देते हैं। ठीक है, 7 मिथाइल गुआनोसिन की टोपी लगा दी। कहां पे हमने? 5 प्राइम एंड पे। तो 5 पे 7 की टोपी लगा दी। ठीक है, तो 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल गुआनोसिन की टोपी लगा दी। और जो हमारा 3 प्राइम एंड होता है वहां पे पूंछ लगा दी। तो 3 प्राइम एंड पे टेलिंग कर दी। 3 प्राइम एंड पे टेलिंग कर दी किसकी? एडिनाइलेट की। किसकी कर दी? एडिनाइलेट, क्योंकि पॉली एडिनाइलेट उसको हमने टेल कर दिया। ठीक है, पॉली एडिनाइलेट की टेलिंग कर दी। पॉली एडिनाइलेट की टेलिंग कर दी। तो अब जो फाइनल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस के बाद जो फाइनल एमआरएनए मिला वो कहां जाएगा? अब वो फाइनल एमआरएनए जाएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये फाइनल एमआरएनए कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म में। इतना क्लियर है आपको? चलो अब इसको एक जिफ से समझते हैं कि इनिशियली हमने क्या करा। इनिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की पहली स्टेप के साथ जो है इनिशिएशन। अब आप मुझे आंसर दोगे इनिशिएशन के लिए यहाँ पे कौन सा एंजाइम चाहिए? ये एंजाइम कौन सा है? तो ये एंजाइम है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज।
तो ये जो RNA पॉलीमरेज है ये इनिशिएट करने के लिए किससे बाइंड करेगा? प्रमोटर एरिया से। किससे बाइंड करेगा? प्रमोटर एरिया से। और इसी के साथ इनिशिएट करने के लिए क्या चाहिए? सिग्मा फैक्टर। क्या चाहिए? सिग्मा फैक्टर। तो यहाँ पे RNA पॉलीमरेज आया, फिर सिग्मा फैक्टर आया और फाइनली हमारा इनिशिएशन हुआ। अब आ जाओ, इनिशिएट हो गया, अब क्या होगा? इलॉन्गेशन। क्या होगा? इलॉन्गेशन। तो ये रहा मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये क्या है? मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये है मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ये रहा मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे क्या होगा? मेरा mRNA प्रोड्यूस होगा। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे mRNA प्रोड्यूस होगा और वो mRNA क्या करेगा? वो जाएगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में। तो फाइनली ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है और ये क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है मेरा मैसेंजर RNA। ये निकल रहा है मेरा मैसेंजर RNA। अब जब मैसेंजर RNA फाइनली निकल गया तो एंड पे क्या होगा? एंड पे होगा जब ये स्टॉप कोडॉन पे आके ऐड हो जाएगा, जब ये टर्मिनेटर पे आके ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या ऐड होगा? रो फैक्टर। क्या होगा? रो फैक्टर। और फाइनली जो आपको दिख रहा है वो क्या है? हमारा फाइनल mRNA। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ये रहा मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड, यहाँ पे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है एंड क्या निकल रहा है बाहर? mRNA बाहर निकल रहा है। फिर वो जो mRNA है वो क्या जाएगा? स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। उसके बाद कहाँ जाएगा? वो साइटोप्लाज्म में। और जैसे ही रो आके अटैच होगा, जैसे ही रो आके अटैच होगा, क्या हो जाएगा? मेरे ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा। इतना क्लियर है? जैसे ही रो जाके अटैच हुआ, ये एक जिफ है आपको स्प्लाइसिंग समझाने का। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग क्या करते हैं? स्प्लाइसिंग करते हैं हमारे स्प्लाइसियोसोम्स। क्या करते हैं? स्प्लाइसियोसोम्स। ये जो स्प्लाइसियोसोम्स होते हैं, ये देखो ऐसे स्प्लाइसियोसोम आके अटैच हुए, अब ये इंट्रॉन को क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है, तो ऐसे स्प्लाइसियोसोम आए और एक्सॉन को जोड़ दिया, इंट्रॉन को हटा दिया, क्योंकि इंट्रॉन्स खराब है, इनको निकालना है, एक्सॉन्स को रखना है। तो स्प्लाइसियोसोम्स आए, फिर से देखो स्प्लाइसियोसोम्स आए, इंट्रॉन्स पे अटैच हुए, उनको बाहर निकाल फेंका और एक्सॉन को जोड़ दिया। स्प्लाइसियोसोम आए, इंट्रॉन को निकाल फेंका, एक्सॉन को जोड़ दिया। तो पहली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या है हमारी? स्प्लाइसिंग, वो कंप्लीट हुई। अब आ जाओ, दूसरी क्या है? कैपिंग। दूसरी क्या है? कैपिंग। तो कैपिंग हमने कहाँ करी? कैपिंग हमने करी 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल गुआनोसिन की। 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैपिंग कर दी। ठीक है, अब टेलिंग कहाँ करी? टेलिंग करी हमने 3 प्राइम एंड पे पॉलीएडेनाइलेट की। किसकी करी? पॉलीएडेनाइलेट की। कहाँ करी? 3 प्राइम एंड पे। इतना क्लियर है? तो अब जो फाइनली mRNA मिला, जो फाइनल mRNA है वो कहाँ गया? अब ये फाइनल mRNA जाएगा हमारे साइटोप्लाज्म में। अब होगा इसका ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, जो क्या है? हमारे mRNA का कन्वर्जन है इनटू प्रोटीन। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो यहां पे देख लेते हैं ट्रांसलेशन। अब आ जाओ, हमने सबसे पहले क्या देखा था कि ये है मेरा न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। यहां से मुझे क्या मिला था? यहां से मुझे मिला था mRNA जो क्या था? जो आया था DNA से। किससे? ट्रांसक्राइब होके हमें फाइनली mRNA मिला। अब ये mRNA क्या करता है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जाएगा, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। जो फाइनल mRNA है वो क्या गया?
अब वो जाएगा साइटोप्लाज्म में। तो फाइनली यहाँ पे क्या आया, mRNA। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, mRNA। जब ये mRNA आता है तो ये क्या है, ये एक पतली सी सिंगल स्ट्रैंडेड सा mRNA स्ट्रैंड है। ठीक है, अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA फोल्ड हो सकता है। ठीक है, फोल्ड हो सकता है। तो इसकी फोल्डिंग को रोकने के लिए हम क्या देते हैं, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। क्या देंगे, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। तो यहाँ पे क्या आ गई मेरी, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। यहाँ लिख देते हैं स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया मेरा mRNA। सबसे पहले क्या आया, mRNA। कहां से, न्यूक्लियस से। कहां पे, साइटोप्लाज्म में। कहां पे आया, साइटोप्लाज्म में। अब ये mRNA कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ये मोड़ ना जाए इसलिए हमने क्या दे दिया, स्मॉल सब यूनिट। यहां आ गई मेरी स्मॉल सब यूनिट। अब ये जो mRNA है, या इसके पास क्या है, इसके पास है कोडॉन्स। क्या है इसके पास, इसके पास है कोडॉन्स। क्या है इसके पास, इसके पास है कोडॉन्स। अब ये mRNA को कौन लेकर आएगा, ये जो mRNA के पास हमारे अमाइनो एसिड्स लेके आएगा tRNA। क्या लेके आया, tRNA। तो ये रहा मेरा tRNA। एंड tRNA के पास क्या है, tRNA के पास है एंटीकोडॉन्स। क्या है tRNA के पास, एंटीकोडॉन्स। यहां पे आ गए मेरे एंटीकोडॉन्स। अब क्या आएगा, फाइनली जब mRNA आया, फिर क्या आया, फिर स्मॉल सब यूनिट आई, फिर हमारे अमाइनो एसिड्स लेके कौन आया, अमाइनो एसिड्स लेके आया tRNA। फिर लास्ट में कौन आता है, तो लास्ट में आता है हमारे लार्ज सब यूनिट। यहां क्या आई, लार्ज सब यूनिट। क्या आई, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो फाइनली ट्रांसलेशनल यूनिट हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, ये अमाइनो एसिड्स जब एंटीकोडॉन्स और कोड मिलते हैं तो अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं एंड फाइनली क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोटीन। यहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ, प्रोटीन। तो यहां पे प्रोटीन का ट्रांसलेशन हो गया, किससे, हमने mRNA से क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया। क्लियर, कहां पे, साइटोप्लाज्म में। अब ये जो प्रोटीन है ये कहां जाएगा, नाउ दिस प्रोटीन विल गो टू गोल्जी अपैरेटस। कहां जाएगा, ये प्रोटीन अब कहां जाएगा, गोल्जी अपैरेटस के पास। क्यों, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब ये गोल्जी अपैरेटस में पैकेजिंग होगी, रैपर वैपर लगेगा, एकदम फुल टन टनाटन एकदम शानदार दिखता हुआ प्रोटीन निकलेगा। अब वो प्रोटीन जो फाइनल होगा वो यूज होगा हमारी बॉडी में। इज दैट क्लियर। तो साइटोप्लाज्म में हमने ट्रांसलेट करा एंड देन उसको गोल्जी में भेजा पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग के लिए। अब ये जो ट्रांसलेशन है, इतना आपको क्लियर है कि ये ट्रांसलेशन कैसे हुआ, बेसिक क्लियर है। अब ट्रांसलेशन कैसे हुआ ये देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले सब भूल जाओ, ठीक है, सब भूल गए। अब स्टार्ट करते हैं हम एकदम बेसिक से। ठीक है, एकदम बेसिक से। तो यहां पे मैं बना रही हूं आपका बर्गर। ठीक है, ये क्या है, मैम वी लव इट, है ना। तो ये रहा आपका फूड जो है आपका बर्गर। ठीक है, अब ये फूड जब आपने खाया तो ये कहाँ गया, ये गया हमारे स्टमक में। कहाँ गया ये गया हमारी स्टमक में। जब ये फूड हमारी स्टमक में जाता है, हमारी स्टमक का काम क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना इनटू अमाइनो एसिड। तो स्टमक ने इस फूड को ब्रेक डाउन कर दिया इनटू अमाइनो एसिड। किस में ब्रेक डाउन कर दिया, इनटू अमाइनो एसिड। अब ये जो स्टमक का जो अमाइनो एसिड है ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे इंटेस्टाइन के पास। कहाँ गए ये गए इंटेस्टाइन के पास। अब ये जो इंटेस्टाइन है हमारी, इसका काम क्या का है,
इसका काम है अब्सॉर्ब करना अमाइनो एसिड। तो ये जो अमाइनो एसिड हमने प्रोड्यूस करे थे, इंटेस्टाइन उसको अब्सॉर्ब कर लेगी। तो इंटेस्टाइन ने अब्सॉर्ब कर लिया अमाइनो एसिड्स को। नाउ ये जो अब्सॉर्ब्ड अमाइनो एसिड्स है ये कहाँ गए? ये जाएंगे हमारे ब्लड में। कहाँ गए ये जाएंगे हमारी ब्लड में। अब ये जो ब्लड है ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करेगी इनटू सेल। तो फाइनली अमाइनो एसिड्स कहाँ आ गए? हमारी सेल पे आ गए। ये रहे हमारे अमाइनो एसिड्स। ये कहाँ आ गए? हमारी सेल में आ गए। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो सेल है इसके पास एक रक्षक है, ठीक है, इसके पास अमाइनो एसिड्स का रक्षक है। वो रक्षक कौन है? वो है हमारा ट्रांसफर आरएनए। वो है हमारा ट्रांसफर आरएनए जो कहाँ रहता है? सेल के अंदर रहता है। जैसे ही सेल के पास अमाइनो एसिड आएगा ये ट्रांसफर आरएनए कहेगा भाई आजा मेरे साथ। तो अमाइनो एसिड को बाइंड कर लेता है ये ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए ने अमाइनो एसिड को बाइंड कर दिया। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो फाइनली हमें कहां से मिला? हमें सेल से मिल गया अमाइनो एसिड और फौरन उसको किसने बाइंड कर लिया? टीआरएनए ने। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो फर्स्ट स्टेप जो थी हमारे ट्रांसलेशन की वो हो गई पूरी। ट्रांसलेशन की जो पहली स्टेप थी एक्टिवेशन वो हो गई पूरी, ठीक है। और वो कैसे हुई? जैसे ही सेल के पास अमाइनो एसिड्स आए, जैसे ही सेल के पास अमाइनो एसिड्स आए, ट्रांसफर आरएनए ने जाके फौरन उन अमाइनो एसिड को बाइंड कर लिया, ठीक है, फौरन अमाइनो एसिड को बाइंड कर लिया। नाउ सेकंड स्टेप है हमारी इनिशिएशन। क्या है हमारी? इनिशिएशन। यह है हमारी इनिशिएशन। अब जो इनिशिएशन कैसे होगा? ये जो टीआरएनए है अमाइनो एसिड्स को लेके कहाँ जाएगा? एमआरएनए के पास। ये जो टीआरएनए है ये अमाइनो एसिड को लेके कहाँ जाएगा? हमारे एमआरएनए के पास। याद आ गया? वही एमआरएनए जो हमें ट्रांसक्रिप्शन से मिला था, वो एमआरएनए जो हमें ट्रांसक्रिप्शन से मिला था साइटोप्लाज्म में। तो जैसे ही टीआरएनए के पास अमाइनो एसिड्स आते हैं सेल में, वो फौरन कहाँ आ जाएगा? टीआरएनए के पास। टीआरएनए कहाँ जाएगा? एमआरएनए के पास। ये क्या है? हमारी सेकेंड स्टेप जो है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। अब ये जो टीआरएनए है ये क्या है? ये देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं समझाती हूँ। देखो यहाँ पे टीआरएनए कैसा है? टीआरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। टीआरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। अब इस टीआरएनए को अगर आप फोल्ड्स में कर दो तो कैसा हो जाएगा? ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा। तो टीआरएनए कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। अब इसका जो 3 प्राइम एंड है टीआरएनए का, उसको क्या कह सकते हैं हम? एसीसी आर्म। क्या कहते हैं? एसीसी आर्म। अब ये एसीसी आर्म का काम क्या है? जैसे ही अमाइनो एसिड्स दिखे यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। तो अमाइनो एसिड्स आके कहाँ अटैच हो गए? हमारे 3 प्राइम एसीसी आर्म पे ऑफ टीआरएनए आके अटैच हो गए, ठीक है। इसका नाम एसीसी आर्म है और क्या कहते हैं? एक्सेप्टर आर्म। तो टीआरएनए आके अटैच हो गए एसीसी आर्म पे। अब ये जो टीआरएनए है ये अमाइनो एसिड्स को लेके कहाँ आ जाएगा? एमआरएनए के पास। अब वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टीआरएनए है यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये रहा मेरा टीआरएनए। ऐसा मैंने अभी आपको बताया टीआरएनए होता है,
और टीआरएनए के पास क्या होता है, अमाइनो एसिड। तो 3 प्राइम एंड पे मैं अमाइनो एसिड लिख देती हूँ, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मिथियोनिन अटैच कर दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे मिथियोनिन अटैच कर दूँ। अब मिथियोनिन का कोड क्या है, मिथियोनिन का कोड है AUG, तो मिथियोनिन का कोडॉन है AUG। टीआरएनए के पास क्या होते हैं, एक एक्सेप्टर आर्म पे होते हैं अमाइनो एसिड, लेकिन ऑपोजिट आर्म पे क्या होते हैं, एंटीकोडॉन्स, तभी इनको क्या कहते हैं, एंटीकोडॉन आर्म। यहाँ पे क्या है, एंटीकोडॉन। तो एंटीकोडॉन ऑफ AUG क्या होगा, UAC। एंटीकोडॉन ऑफ AUG क्या होगा, UAC। तो ये है हमारा किसका, टीआरएनए का स्ट्रक्चर। तो मिथियोनिन अगर अटैच है अमाइनो एसिड तो उसका एंटीकोडॉन कहाँ होगा, ऑपोजिट आर्म पे ऑफ टीआरएनए, जो होगा UAC। क्लियर। तो हमने अभी तक देख लिया कि हमारा जो टीआरएनए है वो अमाइनो एसिड को लेके कहाँ आ गया, हमारे एमआरएनए के पास, यहाँ आ गया हमारे एमआरएनए के पास। अब एमआरएनए के पास क्या है, कोडॉन। फॉर एन एग्जाम्पल एमआरएनए के पास AUG, UUU, UAC, ठीक है। एमआरएनए के पास हमारे कोडॉन्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही टीआरएनए के पास अमाइनो एसिड आते हैं वो आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे टीआरएनए आ गया और फर्स्ट सबसे पहला क्या आएगा हमारा, मिथियोनिन, जो क्या है AUG। नाउ AUG अगर कोडॉन है तो एंटीकोडॉन क्या होंगे उसके, UAC। क्लियर। तो टीआरएनए लेके हमारे एमआरएनए के पास हमारे कोडॉन्स एंटीकोडॉन्स के साथ बाइंड कर जाएंगे। क्लियर, इतना क्लियर है, हमारे कोडॉन्स बाइंड कर गए किससे, एंटीकोडॉन्स के साथ। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप जो है इलोंगेशन, थर्ड स्टेप स्टूडेंट जो है इलोंगेशन। क्लियर, चलो नाउ लेट्स सी इलोंगेशन। इनिशिएशन क्लियर है कि हमारा टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेके एमआरएनए के पास आ जाएगा, जिस अमाइनो एसिड को वो कोड करेगा उसके एंटीकोडॉन्स जाके उस अमाइनो एसिड के कोडॉन से बाइंड कर जाएंगे। अब इलोंगेशन में ये है मेरा एमआरएनए, ठीक है, ये है मेरा एमआरएनए, इसी के साथ नीचे क्या होगा, इसी के साथ नीचे होगा मेरा स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। अब एमआरएनए के पास 3 रीजन्स होते हैं, एमआरएनए के पास 3 रीजन्स होते हैं। यहाँ है एमआरएनए के 3 रीजन्स जिनका नाम है EPA। क्या नाम है, EPA, ठीक है। ये कहाँ है, एमआरएनए पे। अब बच्चों क्या होता है कि जो सबसे पहला टीआरएनए अमाइनो एसिड लेकर आएगा, जो सबसे पहला टीआरएनए अमाइनो एसिड लेकर आएगा वो कहाँ जाके अटैच होता है, वो जाके अटैच होता है P साइट पे। तो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट एमआरएनए जो यूजुअली क्या होगा हमारा, स्टार्ट कोडॉन, जो क्या होगा हमारा स्टार्ट कोडॉन। और स्टार्ट कोडॉन क्या होता है, मिथियोनिन। क्या होता है, मिथियोनिन। तो मिथियोनिन हमेशा जाके कहाँ अटैच हो जाएगा, P site of mRNA. Now after first, second, third, fourth जितने भी होंगे वो जाके कहाँ अटैच होंगे, A साइट पे। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टीआरएनए जाके कहाँ अटैच होंगे, A साइट पे। तो इसको विजुअलाइज करो, ठीक है, एक स्टोरी की तरह विजुअलाइज करो कि सबसे पहला मिथियोनिन जाके अटैच हुआ P साइट पे, उसके बाद वाले जाके कहाँ अटैच होंगे, A साइट पे। तो यहाँ पे आया दूसरा। अब हमारे A साइट इनकमिंग किसके, टीआरएनएस को अटैच करता है। तो इनकमिंग जो टीआरएनएस होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे P साइट को हमारे अमाइनो एसिड्स देते हैं। नाउ ये P साइट के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम रहता है जिसका नाम है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। क्या नाम है, P से पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज।
अब ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेज इन अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्डिंग करता है। क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्डिंग। कैसी होगी? पेप्टाइड बॉन्डिंग। कहाँ होगी? पी साइट पे। अब ये जो अमाइनो एसिड्स कहाँ आए हमारे टीआरएनए के साथ? ए साइट पे। फिर जैसे ही इन्होंने पी साइट पे पेप्टाइड बॉन्डिंग के लिए दिया, ये क्या कर जाएंगे? एग्जिट कर जाएंगे ई साइट से। तो इसको याद कैसे करेंगे? ए साइट से आ जाओ, ई साइट से एग्जिट कर जाओ, ए साइट से आ जाओ, ई साइट से एग्जिट कर जाओ। तो वेरी सिंपल रिमेंबर करने के लिए, ए से हमने आ जाओ करा, पी पे हमने पेप्टाइड बॉन्ड के दिया, ई से हमने एग्जिट कर दिया। ठीक है, सबसे पहला जो टीआरएनए है वो जाके कहाँ अटैच होगा? वो हमेशा पी साइट पे अटैच होगा। ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहला जो टीआरएनए होगा वो जाके पी साइट पर अटैच होगा, जो होता है मिथ्योनिन, जो है हमारा स्टार्ट कोडॉन। उसके बाद जितने भी टीआरएनएज होंगे वो ए साइट से आएंगे, फिर पेप्टाइड बॉन्डिंग करेंगे, फिर एग्जिट कर जाएंगे, फिर ए साइट पे आएंगे, पेप्टाइड बॉन्डिंग करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। वेरी इजी टू रिमेंबर, ए साइट से आए, पेप्टाइड बॉन्डिंग कौन कराएगा? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। नाउ जैसे ही पेप्टिडिल ट्रांसफरेज ने पेप्टाइड बॉन्डिंग कराई, ये एग्जिट कर गए। तो फाइनली हमारे चेन का क्या हुआ? इलोंगेशन। इलोंगेशन कैसे हुआ? पी साइट पे पेप्टाइड बॉन्डिंग हुई और चेन का इलोंगेशन हुआ। नाउ फाइनल स्टेप जो है हमारी ट्रांसलेशन की, वो क्या है? टर्मिनेशन। क्या है वो? टर्मिनेशन। तो यहां पे टर्मिनेशन कैसे होगा? ठीक है, सबसे लास्ट में टर्मिनेशन कैसे होगा? जब हमारे ए साइट पे स्टॉप कोडॉन आके लग जाएं, जब हमारे ए साइट पे क्या लग जाए? स्टॉप कोडॉन। यहां पे मैं लिख दूं स्टॉप कोडॉन। ठीक है, जब हमारे स्टॉप कोडॉन आके लग जाएं, कहां? ए साइट पे। स्टॉप कोडॉन्स कौन से होते हैं? यू जी, ए यू ए एंड यू ए जी। तो जब स्टॉप कोडॉन्स आके ए साइट पे अगर बाइंड कर जाएं, उस पॉइंट पे कोई पेप्टिडिल ट्रांसफरेज बॉन्डिंग नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉप कोडॉन्स के पास कोई अमाइनो एसिड नहीं है, तो वो कोई भी बॉन्डिंग नहीं कराता। एंड उस पॉइंट पे चेन ट्रांसलेशन का क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन। तो जब भी आपको ट्रांसलेट टर्मिनेट करना है, स्टॉप कोडॉन आएगा और ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इनिशिएट करना है, एमआरएनए के पास टीआरएनए जाएंगे, सबसे पहला टीआरएनए कहाँ बाइंड होता है? पी साइट पे। ए साइट का काम क्या है? बाकी के इनकमिंग आरएनएस को बाइंड करना। जैसे ही इनकमिंग आरएनएस आए, उसने दिए हमारे किसको? पी साइट को दिए फॉर पेप्टाइड बॉन्डिंग, जो कौन कराता है? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। फिर एग्जिट कर जाएगा ई साइट से। तो फाइनली माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हमें क्या मिला? फाइनली हमें मिलेगा प्रोटीन का चेन। फाइनली हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन का चेन। अब ये प्रोटीन कहाँ जाएगा? गोल्जी अपैरेटस में फॉर पैकेजिंग। क्लियर? चलो इसको एक जिफ से समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे सबसे पहला कहाँ आएगा? पी साइट पे। उसके बाद जितने भी इनकमिंग होंगे वो कहाँ आएंगे? ए साइट पे। तो सबसे पहला वाला कहाँ आएगा? हमारे पी साइट पे। फिर उसके बाद इनकमिंग कहाँ आएंगे? सारे ए साइट पे। नाउ देखो, ये ए साइट ने किसको दिए? पी साइट को। और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्डिंग कौन करा रहा है? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। तो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज ने इनके बीच में बॉन्डिंग कराई एंड एग्जिट कहां से करेंगे? ये ई साइट से। एग्जिट कहां से करेंगे? ये ई साइट से। तो ए साइट लाके देगा, पी साइट बॉन्डिंग कराएगा, एग्जिट कहां से हुए? ये ई साइट से। फिर से देखो अच्छे से, ये आए ए साइट पे, पी साइट ने बॉन्डिंग कराया, एग्जिट कहां से हुए? ये एग्जिट हुए हमारे ई साइट से। फिर आए ए साइट पे, पी साइड ने हमारी बॉन्डिंग कराई, एग्जिट कहां से हुए? ये ई साइड से। वेरी सिंपल। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो
तो इसके साथ खत्म होता है हमारा ट्रांसलेशन। नाउ ये ट्रांसलेट होने के बाद फाइनली कहाँ जाएंगे, गोल्जी अपैरेटस पे। गोल्जी अपैरेटस पे जाने के बाद ये पैकेजिंग होगी एंड देन जो मेन मोटिव था हमारे जीन एक्सप्रेशन का, वो था इनटू प्रोटीन का कन्वर्जन, वो हुआ खत्म। तो फाइनली हमने प्रोटीन को खत्म कर दिया, हमने प्रोटीन को बना लिया और उसको यूज कर लिया, फिर से नया प्रोटीन बनेगा, फिर उसको खत्म करेंगे। क्लियर? तो कंप्लीट हुआ हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, जो फाइनल स्टेप थी हमारे ट्रांसलेशन की। अब बच्चों हमारी क्रोमोसोम्स पे बहुत सारे सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो सेट ऑफ जीन्स हैं, दो टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, रेगुलेटरी जीन्स क्रोमोसोम पे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम पे सेट्स ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं, जो होते हैं रेगुलेटरी जीन्स एंड हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, रेगुलेटरी जीन्स एंड हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स। ये जो रेगुलेटरी एंड स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ये मिलके क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। ये मिलके क्या कराते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। नाउ ये जो रेगुलेटरी जीन्स हैं, इनका काम क्या है, इनका काम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्या काम है इनका, रेगुलेट करना कि हमारा जो जीन एक्सप्रेशन हो रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं। तो ये जो रेगुलेटरी जीन्स हैं, इनका काम क्या है, जीन रेगुलेशन को वॉच करना, ध्यान देना कि सही से रेगुलेशन हो रहा है या नहीं। अब ये जो सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन्स एंड स्ट्रक्चरल जीन्स होता है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लैक ओपेरॉन। क्या कहते हैं, लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन क्या है, लैक ओपेरॉन ग्रुप या क्लस्टर ऑफ जीन्स consist of regulatory and structural genes which are present on the chromosome and help in transcribing together. Clear? तो जीन रेगुलेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना जीन का एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। जीन का एक्सप्रेशन आपने प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसे रेगुलेट करना भी तो इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपरली जीन का रेगुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब ये जो लैक ओपेरॉन है, इनको दो कंडीशंस में पढ़ना है हमें। ठीक है, ये जो लैक ओपेरॉन है, इनको दो कंडीशंस में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पहला तो इन एब्सेंट ऑफ लैक्टोज, ठीक है, एब्सेंट लैक्टोज, और दूसरा लैक्टोज प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा लैक्टोज प्रेजेंट। अब आपको इतना याद रखना है, और ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, जब भी लैक्टोज प्रेजेंट रहता है, लैक ओपेरॉन कैसा रहता है, हमारा इंड्यूसिबल ओपेरॉन। In the presence of lactose, lac operon is a inducible operon और ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा। क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज ट्रांसक्रिप्शन ऑन रहेगा, एंड इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा। तो हमें क्या याद रखना है कि लैक ओपेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इज अ इंड्यूसेबल ओपेरॉन। क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ऑन होता है जब भी लैक्टोज प्रेजेंट होगा, एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ होगा जब भी लैक्टोज एब्सेंट होगा। क्लियर? अब बच्चों ये चीज तो हमें एक बेसिक क्लियर हो गई कि लैक ओपेरॉन, ठीक है, जब लैक्टोज एब्सेंट है, जब लैक्टोज एब्सेंट है तो कैसा है, ऑफ है। ठीक है, ऑफ है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ है। अब ट्रांसक्रिप्शन क्यों ऑफ है ये देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्यों ऑफ है ये देख लेते हैं। तो ये अगर मेरा जीन है, ठीक है, ये अगर मेरा डीएनए का सेगमेंट है, तो सबसे पहले जो रेगुलेटरी जीन्स होते हैं वो होता है प्रमोटर एरिया, ठीक है, देन इनहिबिटर एरिया, देन ऑपरेटर एरिया, फिर आते हैं लैक
Z, लैक Y एंड लैक A। तो ये है लैक ओपरॉन का स्ट्रक्चर। अब बच्चों आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो इनहिबिटर रहता है, ये जो इनहिबिटर रहता है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज ये वेला बैठा है। तो जब भी कोई भी चीज को वेला बैठाओगे वो जाके अपना काम करेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो जैसे ही लैक्टोज एब्सेंट है ये इनहिबिटर जाके बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से, ये इनहिबिटर जाके सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा और वो बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से। तो आपने यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया। अब हमारा बेचारा आरएनए पॉलीमरेज, हमारा बेचारा आरएनए पॉलीमरेज कैसे स्लाइड कर पाएगा? क्यों? क्योंकि आपने तो एक सब्सटेंस को जाके जोड़ दिया ऑपरेटर एरिया में, तो ये स्लाइड ही नहीं कर पाएगा। तो जब स्लाइडिंग ही नहीं होगी तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा। क्लियर? तो इतना बस याद रखना है कि लैक ओपरॉन इन द एब्सेंट ऑफ लैक्टोज, इनहिबिटर का सब्सटेंस जाके बाइंड हो जाता है ऑपरेटर एरिया से, और ऑपरेटर एरिया से बाइंड होने के बाद आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड नहीं कर पाएगा। तो जब स्लाइडिंग नहीं होगी, जब स्लाइडिंग नहीं होगी तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? तो आपने एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया ऑपरेटर से बाइंड करके। अब उसी की दूसरी जगह, उसी की दूसरी साइड पे आपने क्या करा? आपने यहाँ पे प्रमोटर एरिया, यहाँ पे इनहिबिटर, यहाँ पे हमारा ऑपरेटर लैक Z, लैक Y और लैक A। ठीक है, प्रमोटर एरिया से जाके कौन जुड़ा? प्रमोटर एरिया से जाके जुड़ा हमारा आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे जुड़ा हमारा आरएनए पॉलीमरेज। अब इनहिबिटर, ये है हमारा इनहिबिटर, इसने एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करा। ठीक है, इसने एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करा, लेकिन अभी क्या है? लैक्टोज प्रेजेंट है। अभी क्या है? लैक्टोज प्रेजेंट है। तो ये जो लैक्टोज है ये जाके बाइंड कर जाएगा इनहिबिटर से, किस फॉर्म में? एलो लैक्टोज के फॉर्म में। तो ये जो लैक्टोज है ये जाके बाइंड कर जाएगा सब्सटेंस से। अब ऑपरेटर खाली बैठा हुआ है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये इजीली स्लाइड कर सकता है। तो जब ये इजीली स्लाइड कर सकता है मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन अगर होगा तो लैक Z क्या प्रोड्यूस करेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज। लैक C क्या प्रोड्यूस करेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज। लैक Y क्या प्रोड्यूस करेगा? परमिएज। लैक Y क्या प्रोड्यूस करेगा? परमिएज। और लैक A क्या प्रोड्यूस करेगा? ट्रांस एसिटाइलेज। क्या प्रोड्यूस करेगा? ट्रांस एसिटाइलेज। तो फाइनली जब आपने लैक्टोज को दे दिया तब ये जो सब्सटेंस ने जाके एलोलैक्टोज से बाइंड करा और ये ऑपरेटर फ्री रह गया। अब ये आरएनए पॉलीमरेज इजीली स्लाइड कर जाएगा। तो जब ये इजीली स्लाइड कर जाएगा मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो फाइनली इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो हमें क्या रखना, याद रखना है कि लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब लैक ओपरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एक्ट्स एज एन इंड्यूसिबल ओपरॉन and transcription happens in the presence of lactose। पर जब लैक्टोज एब्सेंट रहता है तो ये सब्सटेंस जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है। ये ऑपरेटर एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देगा और डीएनए आरएनए पॉलीमरेज नहीं ट्रांसक्राइब कर पाएगा। क्लियर? चलो ये याद हो गया तो लैक ओपरॉन भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नाउ लैक्टोज एब्सेंट है तो यहाँ पे देखो ऑपरेटर से जाके बाइंड हो गया कौन? मेरा सब्सटेंस। तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं ट्रैवल कर पाएगा, नहीं स्लाइड कर पाएगा, तो नो ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे इस सब्सटेंस के साथ कौन बाइंड कर गया? एलोलैक्टोज। और इस एलोलैक्टोज ने बाइंड करके इनएक्टिव कर दिया हमारे इनहिबिटर को। तो इनहिबिटर इनएक्टिव कब होता है? जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है। तो लैक्टोज ने इनहिबिटर को बिजी रख दिया, अब वो वेला नहीं है।
अब वो वेला नहीं है तो वो ऑपरेटर से नहीं बाइंड करेगा। अब ऑपरेटर खाली बैठा हुआ है, तो जब ऑपरेटर खाली बैठा हुआ है तो आरएनए पॉलीमरेज इजीली स्लाइड कर जाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज इजीली स्लाइड कर जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। फाइनली ट्रांसक्रिप्शन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, तो जीन रेगुलेशन भी खत्म हो गया। इसी के साथ खत्म होता है हमारा कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर 7 बेसिक प्रोसेसेस। अगर कोई भी डाउट हो आपके पास तो जाइए और चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाइज हर टॉपिक आपके पास अवेलेबल है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है आपके लिए। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है एंड दैट टू एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स। कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करते, कोई कूपन कोड आपसे नहीं लिया जाएगा। ये सब कुछ आपके लिए एकदम फ्री में अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर सकें, और ये सब बिल्कुल निशुल्क, कोई भी आपसे अमाउंट चार्ज नहीं करते। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है सीबीएसई क्लास किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी जेईई, नीट, सब कुछ अवेलेबल है आपके फिंगर टिप्स पे। जस्ट आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे, ऐप पे, आप अपने फ़ोन पे ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, और आप यूट्यूब पे भी हमारे वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।